Hello students, our today's topic is hyperconjugation. It is one of the important and as well as very interesting topic of the organic chemistry. This concept, it was introduced by the Baker and Nathan. In 1935, and that's why this one is also known as Baker-Nathan effect. Is it clear? See, basically जो ये concept है, this hyperconjugation is useful or it is used in explaining the relative stability of, here one is alkenes की relative stability explain करने में hyperconjugation useful है. Secondly, in explaining the relative stability of carbocation and relative stability of free radical. So this hyperconjugation concept is used for explaining the relative stabilities of alkenes, carbocations and free radicals. Now इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले एज वी नोज इन रेजोनेंस इफेक्ट, in inductive effect and in directive influence, it is already discussed that the groups and substituents, these are of two types. ये हम जानते हैं. One, it is electron releasing or you may call it electron donating group. Another one is electron withdrawing group. दो टाइप के ग्रुप होते हैं. इसमें से I will write here some example of electron releasing group, like OH group is electron releasing group, NH2 group, it is electron releasing group, alkoxy group, it is also electron releasing group. See, तो एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि in all the electron releasing group, जो ग्रुप का फर्स्ट एटम होता है जैसे कि OH में ऑक्सीजन, इसके पास लोन इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं. देखो NH2 में नाइट्रोजन इज द फर्स्ट एटम, इज हैविंग अ इलेक्ट्रॉन पेयर. इन एल्कोक्सी ग्रुप ऑक्सीजन इज द फर्स्ट एटम, इज हैविंग अ इलेक्ट्रॉन पेयर. सो ऑल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आर हैविंग इलेक्ट्रॉन पेयर एट द फर्स्ट एटम ऑफ द ग्रुप. ठीक है. यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि दिस आवर एल्काइल, दिस एल्काइल ग्रुप, ये CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है. एल्काइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है. ये हमने इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट में देखा है, इंडक्टिव इफेक्ट में भी आपको बताया है, एज वेल एज जब हम कार्बोनेमाइन की रिलेटिव स्टेबिलिटी डिस्कस कर रहे थे, और हमने इसको डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस में भी देखा है. ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होता है. तो यहाँ पर देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ इसका. लीजिए, मानना मेरा एल्काइल ग्रुप हमारा जो है वो है CH3. यहाँ पर जो फर्स्ट एटम है इट इज कार्बन एंड
यहाँ पर दिस कार्बन डज नॉट हैव इलेक्ट्रॉन पेयर लाइक अदर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इन ऑल अदर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आर हैविंग। यहाँ पर कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, जैसे कि अदर्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में हर एक में फर्स्ट एटम के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, इसलिए ये रिलीजिंग ग्रुप का काम करते हैं। तो फिर यहाँ पर जब एल्काइल ग्रुप में कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है ही नहीं, तो हाउ इट एक्ट्स एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ऐसा क्यों, तो हमारा यहाँ पर आंसर होना चाहिए it is due to hyperconjugation effect of alkyl group. Is it clear? तो पहला इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो यही है कि एल्काइल ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और इसका जो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है वो इसके हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट के कारण होता है। तो एल्काइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ड्यू टू इट्स हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। इज इट क्लियर? अब हम ये देखते हैं कि हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट कहाँ कहाँ पर एग्जिस्टेंस में आएगा। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा हाइपर conjugation effect come into existence when। तो इसके लिए कंडीशंस क्या हैं? सबसे पहले कंडीशन है इसमें when this alkyl group ये जो है is directly linked with, तो हाइपर कंजुगेशन तभी एग्जिस्टेंस में आएगा या वहीं पर एग्जिस्टेंस में आएगा जहां पर कि एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली लिंक्ड हो किसी अनसैचुरेटेड सिस्टम से डायरेक्टली लिंक्ड हो। मतलब जैसे सपोज करो कि हमारा एल्काइल ग्रुप है CH3 और ये CH3 एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली किसी अनसैचुरेटेड सिस्टम, यानी यहाँ पर ये CH डबल बॉन्ड CH2, ये एक अनसैचुरेटेड सिस्टम है, ये वाला से डायरेक्टली लिंक्ड है, यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन कॉन्सेप्ट में आएगा और एग्जिस्टेंस में आएगा। या यहाँ पर ये मान लो दिस इज CH3 और ये CH3 ग्रुप यहाँ CH से जुड़ा हो, तो यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड CH इज अनसैचुरेटेड सिस्टम, एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली वहाँ पर लिंक्ड है, यहाँ पर भी हाइपर कंजुगेशन एग्जिस्टेंस में आएगा। या ये मान लो CH3 और ये अनसैचुरेटेड सिस्टम, यहाँ पर ये CN ग्रुप है, इससे डायरेक्टली जुड़ा है, यहाँ पर भी हाइपर कंजुगेशन कॉन्सेप्ट में आए वो एग्जिस्टेंस में आएगा। इज इट क्लियर? तो हाइपर कंजुगेशन कहाँ कहाँ पर आना है एग्जिस्टेंस में? तो पहली कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है इसकी कि जब एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली
किसी अनसैचुरेटेड सिस्टम से जुड़ा हो। हाँ, यहाँ पर एक कंडीशन और आपको ध्यान रखनी है कि ये जो एल्काइल ग्रुप है, दिस मस्ट हैव एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो ये जो एल्काइल ग्रुप है, इसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। देखो अल्फा हाइड्रोजन किसे कहते हैं? अल्फा हाइड्रोजन मीन्स हाइड्रोजन लिंक्ड ओवर द अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन किसे कहते हैं? तो फंक्शनल ग्रुप के एडजेसेंट कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। यानी जैसे यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड C एक फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका एडजेसेंट कार्बन ये अल्फा कार्बन हुआ, और इस पर जुड़ी ये हाइड्रोजन, दिस इज अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ ये अनसैचुरेटेड सिस्टम, यही डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, ये एक फंक्शनल ग्रुप है, इसके एडजेसेंट कार्बन ये अल्फा कार्बन हुआ, और इस पे जुड़ी हाइड्रोजन ये अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर भी ये C ट्रिपल बॉन्ड N ये फंक्शनल ग्रुप है, और इसके एडजेसेंट कार्बन ये अल्फा कार्बन हुआ, तो ये 3 हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है। इज इट क्लियर? हाँ, तो पहली कंडीशन है हमारी कि एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली लिंक्ड हो अनसैचुरेटेड सिस्टम से, या फिर दूसरा कंडीशन है जहाँ पर कि हाइपर कंजुगेशन एग्जिस्टेंस में आएगा कि ये एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली लिंक्ड हो किसी कार्बोकैटायन से। मतलब यहाँ पर ये है, कार्बोकैटायन किसे कहते हैं? स्पीसीज कंटेनिंग पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन। तो species which are having positively charged carbon is known as carbocation. तो if alkyl group is directly linked with the positively charged carbon, तो वहां पर भी हाइपर कंजुगेशन एग्जिस्टेंस में आएगा। मतलब जैसे देखिए, हम यहां पर देखते हैं, लेट हमारा एल्काइल ग्रुप है CH3, ठीक है, और ये ऐसे कार्बन से डायरेक्टली लिंक्ड है जिस पर कि पॉजिटिव चार्ज है, ये डायरेक्टली लिंक्ड है। तो यहाँ पर भी हाइपर कंजुगेशन कॉन्सेप्ट एग्जिस्टेंस में आएगा। देखो मैंने क्या कहा, अल्फा कार्बन किसे कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप के एडजेसेंट कार्बन को, और कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो उसके एडजेसेंट कार्बन को भी हम अल्फा कार्बन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, this carbon is linked with the positively charged carbon, this carbon is alpha carbon and these hydrogens are alpha hydrogens. तो जहाँ पर alkyl group directly positively charged carbon से जुड़ा हो, वहाँ पर भी hyper conjugation existence में आएगा। और जो थर्ड कंडीशन है इसकी कि alkyl group remains directly linked with फ्री रेडिकल। आप जानते हैं व्हाट आर फ्री रेडिकल्स? तो फ्री रेडिकल्स आर द स्पीसीज हैविंग द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड आर ऑब्टेन्ड बाय द होमोलाइटिक बॉन्ड ब्रेकिंग। तो यहां पर फ्री रेडिकल्स विच कंटेन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर एल्काइल ग्रुप, जैसे यहां पर लिखते हैं इसका एग्जांपल, लेट आवर एल्काइल ग्रुप इज CH3, और ये किसी ऐसे कार्बन से डायरेक्टली लिंक्ड है जिस पर कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर भी हाइपर कंजुगेशन एग्जिस्टेंस में आएगा। तो अल्फा कार्बन किसे कहते हैं? आइदर कार्बन एडजेसेंट टू द फंक्शनल ग्रुप, और कार्बन एडजेसेंट टू द चार्ज्ड कार्बन, और कार्बन एडजेसेंट टू द कार्बन कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये वाला कार्बन भी जो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये भी अल्फा कार्बन कहलाएगा, और ये हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो इज इट क्लियर? तो हाइपर कंजुगेशन कॉन्सेप्ट कहाँ पर एग्जिस्टेंस में आना है कि
जिसमें कि एल्काइल ग्रुप जिसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए वो डायरेक्टली लिंक्ड हो आइदर विद अनसैचुरेटेड सिस्टम या विद कार्बन कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज और विद कार्बन कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर ये एग्जिस्टेंस में आता है। ठीक है, अब देखो हाइपर कंजुगेशन कॉन्सेप्ट में होता क्या है। तो हाइपर कंजुगेशन कॉन्सेप्ट में चलिए इन्हीं तीन से देखते हैं। यहां पर अगर माना जो एल्काइल ग्रुप है हमारा वो CH3 है और वो अनसैचुरेटेड सिस्टम CH डबल बॉन्ड CH2 से डायरेक्टली जुड़ा है। ठीक है, तो यहां पर ये वाला कार्बन जो है आपका, ये कार्बन क्योंकि फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा है ये अल्फा कार्बन कहलाएगा। तो इसमें क्या होता है कि जो एल्काइल ग्रुप के जो CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, ये डबल बॉन्ड की तरफ रिलीज हो जाते हैं। दिस इज हाइपर कंजुगेशन। या अगर हम कार्बोकेटाइन की बात करें तो हमारा एल्काइल ग्रुप था H C H H और ये C H H प्लस कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पर ये अल्फा कार्बन हुआ हमारा, दिस वन इज अवर अल्फा कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पर एल्काइल ग्रुप की CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिवली चार्ज कार्बन की ओर रिलीज हो जाते हैं। दिस इज हाइपर कंजुगेशन। कैसे होता है यह भी डिटेल में इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। देखो अगर फ्री रेडिकल की बात करें तो दिस वन इज आवर फ्री रेडिकल, कार्बन इज हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये एडजेसेंट कार्बन हमारा अल्फा कार्बन हुआ। तो हाइपर कंजुगेशन में इस CH बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तरफ रिलीज हो जाते हैं। दिस इज हाइपर कंजुगेशन। इज इट क्लियर? अब हम इसको डेफिनेशन भी प्रिपेयर करेंगे और बाय टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ द एल्कीन। ओके, let this is an alkyl group and is directly linked with the unsaturated system। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का एडजेसेंट कार्बन ये अल्फा कार्बन हो गया और इस पे अल्फा हाइड्रोजन है, तो दिस एल्काइल ग्रुप इज हैविंग अल्फा हाइड्रोजन इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द अनसैचुरेटेड सिस्टम यानी डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन एग्जिस्टेंस में आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि जो ये एल्काइल ग्रुप के CH बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे रिलीजेस टुवर्ड्स द एडजेसेंट डबल बॉन्ड। ठीक है, तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन आगे रिलीज होते हैं यहाँ इस पाई बॉन्ड में पोलराइजेशन हो जाता है और ये इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो जाते हैं और इस कारण हमको एक
अनदर स्ट्रक्चर मिल जाती है, जिसमें कि यहाँ अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड के CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट होंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और पाई इलेक्ट्रॉन्स पोलराइज होकर के टर्मिनल कार्बन की तरफ आ गए तो यहाँ दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के टर्मिनल कार्बन पे आ गए तो टर्मिनल कार्बन पे इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ इस CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स आगे शिफ्ट हो गए तो ये H इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, इस पे कैसे चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। हमें ये अनदर स्ट्रक्चर मिल गई। ये जो स्ट्रक्चर हमें मिली है इसे देखो, यहाँ पर क्या हुआ है कि एल्काइल ग्रुप ने CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को आगे रिलीज कर दिया है, तो दिस इज हाइपर कंजुगेशन। तो ये हाइपर कंजुगेशन हो गया और ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर मिली है, दिस वन इज नोन एज हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर हो गई है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम इसको ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर देखिएगा, ये जो कार्बन है इस कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किए हैं, देखो 1 2 और 1 3। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट करने का एक सिंपल सा तरीका है, जस्ट काउंट द सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है। अगर यहाँ पर इसने 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रखे हैं, इसका मतलब इसके पास 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, क्योंकि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म्स सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म्स पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रखे हैं, इसका मतलब इसके पास 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, यानी यहाँ पर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हो गया कौन सा, sp2, ठीक। यहाँ पर ये मिडिल कार्बन देखिए, मिडिल कार्बन हैज़ फॉर्म 1 सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये सिग्मा, 3 सिग्मा बॉन्ड्स। तो यहाँ पर द सेंट्रल कार्बन इज ऑल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड बिकॉज इट इज फॉर्मिंग 3 सिग्मा बॉन्ड्स। जब टर्मिनल वाला अदर एंड वाला देखिए, दिस इज फॉर्मिंग हाउ मेनी, 1 सिग्मा, एक ही है, दिस 1 सिग्मा, एक ही है, थर्ड 1 2 3 4 सिग्मा बना रहा है, यानी 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, यानी ये यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। अब इसका हम यहाँ पर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन लिख रहे हैं। ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन, यहाँ देखिए, ये टर्मिनल कार्बन हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी इस कार्बन के पास 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं और इन 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ने इस तरह से ये 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर दिए हैं। और क्योंकि जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होती है, यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ट्राइगोनल प्लेनर मैनर में अरेंज रहते हैं। ये तीनों सिग्मा बॉन्ड एक ही प्लेन में है और इसके पास एक एटॉमिक ऑर्बिटल होगा अब, क्योंकि आउट ऑफ 4 1 s and 3 p होते हैं ना कार्बन के पास, तो 3 में एक s और 2 p में हाइब्रिडाइजेशन हो गया, एक p एटॉमिक ऑर्बिटल बच गया। तो p एटॉमिक ऑर्बिटल इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है और इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। ये सेकेंड कार्बन है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसके पास भी 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं। तो ये 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 3 बॉन्ड फॉर्म कर देंगे, सिग्मा बॉन्ड 1 2 और 1 कार्बन के साथ। इसके पास भी एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी ट्राइगुलर प्लेनर मैनर में है, इसके पास भी एक एटॉमिक ऑर्बिटल है जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और ये टर्मिनल वाला, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी इसके पास 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रखे हैं इसने। इसको थोड़ा इस तरह से लिख देते हैं और ये हो गया 1 2 और ये है, ठीक है। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब मैं इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इसकी एक
सी एच बॉन्ड के सिग्मा बॉन्ड को मैं जो है ऑर्बिटल की फॉर्म में ड्रॉ कर रहा हूं। देखो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रहा होगा और इसके साथ ये हाइड्रोजन ओवरलैप कर गया। ये 2 इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन का, एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का। ये यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया है। तो ये किसके, ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये। इज इट क्लियर? ये इसकी कंडीशन। अब होता क्या है यहाँ पर ये एटॉमिक ऑर्बिटल जो कि परपेंडिकुलर है प्लेन के, ये लिटरली ओवरलैप कर जाते हैं और इनकी ओवरलैपिंग के कारण यहाँ पर पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। ठीक, अब होता क्या है, इन हाइपर कंजुगेशन यहाँ पर this hyper conjugation this involves interaction of sigma electrons of CH bond of alkyl group and pi electrons of adjacent, इस केस में डबल बॉन्ड, क्योंकि एल्कीन का एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो सिग्मा बॉन्ड के ये सी एच बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं और इन पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इंटरेक्शन होती है और एज अ रिजल्ट ये जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे रिलीजेस टूवर्ड्स द पाई बॉन्ड की ओर रिलीज हो जाते हैं। और ठीक इसी समय इस पाई बॉन्ड में पोलराइजेशन हो जाता है। मीन्स ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये ऐसे रोटेट कर रहे होते हैं अब दोनों कार्बन्स के ऊपर, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन पोलराइज हो जाते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक ही कार्बन के पास चले जाते हैं, पोलराइज्ड हो जाते हैं। ये दोनों के ऊपर घूम रहे थे, एक ही की तरफ चले जाते हैं, पोलराइज्ड हो जाते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना कि जो रिलीज ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CH बॉन्ड, देखो इनके इंटरेक्शन के कारण सिग्मा एल्काइल ग्रुप के CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे रिलीज होते हैं और इस रिलीज के कारण यहाँ पाई बॉन्ड में पोलराइजेशन हो जाता है। तो रिलीज ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CH बॉन्ड एंड जो पोलराइजेशन है ऑफ पाई बॉन्ड में पोलराइजेशन हो जाता है। तो ये दोनों चीजें दे अकर्स साइमल्टेनियसली, ये दोनों एक साथ होती हैं। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आगे शिफ्ट हुआ, पाई इलेक्ट्रॉन पोलराइज्ड हो गए, आगे चले गए। तो यहाँ पर ये हुआ। इसके बाद देखिए क्या कंडीशन बन जाएगी। इसके बाद कंडीशन बन जाएगी, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इस पे कार्बन, यहाँ H कार्बन, इस पर एक H, ये कार्बन, इस पर ये 2 H। अब क्या हुआ, अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट होंगे
ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इधर यहाँ आगे रिलीज हुए तो ये CH बॉन्ड टूट जाएगा और ये H+ अलग रिलीज हो जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पर हमारा क्या है, दिस वन इज सिग्मा बॉन्ड फॉर्मिंग ऑर्बिटल है, मैं इसको सिग्मा ऑर्बिटल कह रहा हूँ। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन और ये आगे रिलीज होंगे तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन पोलराइज होकर इस कार्बन पे आ गए, यानी कि अब इस कार्बन पर यहाँ इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच हो गया और अब इस कार्बन पर कैसे चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। और अब ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल था पाई बॉन्ड का, है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल था, ये कैसा हो गया, दिस बिकम्स एम्प्टी। और इस पर क्या हो जाए, जब एम्प्टी हो गया इसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इस पर पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ गई। तो अब क्या होगा यहाँ पर कि ये जो सिग्मा ऑर्बिटल है ये एम्प्टी कौन सा है, दिस वन इज एम्प्टी, p ऑर्बिटल है किसका, ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है। अब क्या होगा कि ये दोनों आपस में ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है। और इस कारण यहां पर इन दोनों के बीच में यहां पर कुछ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, एक टाइप का डबल बॉन्ड बन जाएगा। इज इट क्लियर, ठीक है। तो दिस इज हाइपर कंजुगेशन। तो यहां यही हुआ, देखो जैसे ही इनके इंटरेक्शन पाई बॉन्ड और पाइट्रॉन्स और CH बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इंटरेक्शन हुआ, CH बॉन्ड ने अल्काइल ग्रुप के CH बॉन्ड ने इलेक्ट्रॉन आगे रिलीज किए, साइमल्टेनियसली यहाँ पर पॉलराइजेशन हो गया, हमको एक अनदर रिजोनेटिंग और अनदर हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर मिल गई यहाँ पर, ये वाली, ठीक है। अब देखो जो ये स्ट्रक्चर दिख रही है इसमें ये H+ प्रोटॉन फ्री दिख रहा है, लेकिन ये H+ यहाँ से मूव नहीं कर सकता, क्योंकि जो ये H+ यहाँ बना हुआ है, ये H+ ये अभी भी इस इलेक्ट्रॉन पाई क्लाउड के कारण अट्रैक्टेड है, तो इस कारण इट इज़ नॉट एबल टू मूव फ्रॉम हियर, वो वहाँ रहेगा। हालांकि यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड नहीं है, लेकिन ये H+ यहाँ से मूव नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना है इसमें कि हियर द प्रोटॉन लिख दे रहा हूं मैं इसको, प्रोटॉन यानी H+ इज नॉट एबल टू मूव व्हाई, क्योंकि यहां पर ये जो है ना, एज इट स्टिल remains firmly held with electrons of pi bond, और इस पाई क्लाउड के कारण ये जो यहाँ पर लेटरल ओवरलैपिंग से बना है, इसके कारण अभी भी हेल्ड है इसके कारण इसके साथ, तो इसलिए ये H+ यहाँ से मूव नहीं कर सकता, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है कि जो ये हमें दूसरी स्ट्रक्चर यहाँ पर मिली है, इस स्ट्रक्चर में C और H के बीच में बॉन्ड नहीं है, ठीक है। इसीलिए हाइपर कंजुगेशन को हम एक और नाम दे सकते हैं, इज ऑल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन के डिलोकलाइजेशन, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स के डिलोकलाइजेशन के कारण जो हमें स्ट्रक्चर मिली है उसमें C और H के बीच में बॉन्ड नहीं है, इसलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। इज इट क्लियर?
ऐसे यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक सिग्मा बॉन्ड का जो सिग्मा ऑर्बिटल है, CH बॉन्ड का जो सिग्मा ऑर्बिटल है, दैट ओवरलैप्स विद द p ऑर्बिटल ऑफ द पाई बॉन्ड। ठीक है, तो यानी इसीलिए हम इसको एक और नाम देते हैं, दिस वन इज ऑल्सो नोन एज सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन को ही हम बेकर-नाथन इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि बेकर एंड नाथन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। हाइपर कॉन्जुगेशन को ही हम नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन में जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो देखो यहाँ पर ये लोकलाइज्ड थे। ठीक है, और ये आगे रिलीज हो गए, यानी वो अब क्या हो गए, डिलोकलाइज्ड हो गए। तो डिलोकलाइजेशन के बाद हमें जो स्ट्रक्चर मिलती है उसमें कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड नहीं है, इसलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। और क्योंकि यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन में जब सिग्मा बॉन्ड CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे रिलीज होते हैं, तो क्या होता है कि सिग्मा ऑर्बिटल ओवरलैप करता है विद द p ऑर्बिटल ऑफ द पाई बॉन्ड। ठीक है, और इसलिए इसको सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन भी कहते हैं। एक चीज़ और नोटिस कीजिए, करना है यहाँ पर, जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो, यहाँ पर मान लो ये वाला कार्बन IUPAC में नंबरिंग कर रहे हैं, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है और ये थर्ड कार्बन है। ठीक है, अब होता क्या है, नॉर्मली जो नॉर्मल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ होता है, इट इज 154 पिकोमीटर। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पर क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन आता है, यानी इसका सिग्मा बॉन्ड का जो सिग्मा ऑर्बिटल है वो पाई बॉन्ड के p ऑर्बिटल से ऐसे ओवरलैप करता है। तो इस कारण यहाँ पर ये C2 और C3 के बीच में एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। और हम जानते हैं जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, बॉन्ड लेंथ रिड्यूस होती है। तो इस कारण यहाँ पर ये जो C2 और C3 के बीच का जो बॉन्ड है ना, ठीक है, जो कि एक्सपेक्टेड होता है कि ये कितना होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, नॉर्मल बॉन्ड कितना है 154 पिकोमीटर, तो एक्सपेक्ट होता है कि ये 154 पिकोमीटर का होना चाहिए। लेकिन क्योंकि यहाँ पर इनके बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो गया है, तो इस कारण ये जो बॉन्ड है C2 और C3 के बीच का, ये हो जाता है 149 पिकोमीटर। सी यहाँ पर जो C2 और C3 जो बॉन्ड लेंथ है, यह है 149 पिकोमीटर। ठीक है, तो यानी थोड़ा सा क्या हो गया, डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होने के कारण बॉन्ड लेंथ थोड़ी रिड्यूस हो गई। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हाइपर कंजुगेशन this leads or this results shortening of bond length. Is it clear? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखो, अभी इसके पास ये अल्फा हाइड्रोजन, और देखो यहाँ पर कुल 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये H+ निकला, लेकिन ये फ्री नहीं है, मूव नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के कारण स्ट्रिक्टली अभी भी फॉर्मली हेल्ड है। अब क्या होगा, यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पर क्या होता है कि ये इस CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से यहाँ रिलीज हो जाते हैं। हमको एक और स्ट्रक्चर मिल जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा H। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया यहाँ से सिग्मा बॉन्ड के, तो इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, H डबल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H और नेगेटिव।
ठीक है। अभी भी यहाँ पर ये H प्लस भी फ्री नहीं है, ये मूव नहीं कर सकता यहाँ से। क्यों? क्योंकि ये इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की से स्ट्रिक्टली अभी भी हेल्ड रहता है। तो इस CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ रिलीज हो जाते हैं। एक और स्ट्रक्चर यहाँ पर हमें पॉसिबल है, ये हो जाएगा H। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट होंगे तो H और कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ये वाला H फ्री हो जाएगा, बट ये रिलीज नहीं हो, यहाँ से मूव नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये पाई क्लाउड के साथ हेल्ड रहेगा। इज इट क्लियर? ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पर ये जो 3 स्ट्रक्चर यहाँ पे ये दिख रही हैं, ये कहलाती हैं, आप इनको कह सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स कह सकते हैं, और हम इसको नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी कह सकते हैं। तो टोटल कितनी नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं? 1 2 3। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3। तो ध्यान रखना कि जो नंबर ऑफ नो बॉन्ड, यहां पर ध्यान रखिएगा कि जो नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं, दे रिमेन्स इक्वल टू द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स के इक्वल होती हैं। एज इन दिस केस there are 3 alpha hydrogens, 3 other no bond resonating structures or hyper conjugating structures are possible here। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया तो यहाँ के ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से ये इधर शिफ्ट हुए, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ आ गए, अगेन आपको ये फर्स्ट स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो ओवरऑल देखिए इसमें क्या हुआ, अब इसकी डेफिनेशन बनाते हैं। तो ओवरऑल क्या हुआ यहाँ पर कि ये जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स थे जो लोकलाइज्ड थे वो डीलोकलाइज्ड हो गए, वो घूमने लगे। देखो यहाँ से यहाँ आ गया, फिर इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ रिलीज हो गए, फिर इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ रिलीज हो गए, ये खाली हो गया, फिर ये इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ आ गए। तो यानी यहाँ पर डीलोकलाइजेशन हो गया, किसका? सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का। तो दिस इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन। तो डेफिनेशन क्या बना सकते हैं हम? तो इसको ध्यान रखिएगा, दिस। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज हाइपर कंजुगेशन, तो हाइपर कंजुगेशन दिस involves delocalization of sigma electrons of CH bond of alkyl ग्रुप। ठीक है, डिलोकलाइजेशन हो रहा है। कैसे डिलोकलाइजेशन हो रहा है? इट इज थ्रू overlapping of sigma orbital with, देखो सिग्मा ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है लिटरली, ठीक है, विद p ऑर्बिटल ऑफ एडजेसेंट पाई बॉन्ड। तो p ऑर्बिटल ऑफ पाई बॉन्ड
के साथ सिग्मा ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो गई, ठीक है। और इस कारण ये जो लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन थे सिग्मा बॉन्ड की वो डीलोकलाइज्ड हो गए, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए। इज इट क्लियर? ठीक है, तो हाइपर कंजुगेशन क्लियर हो गया, ठीक है, ओके।